नमस्कार। ये आर्टिकल अगर आप देख रहे हैं तो हाँ, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। पुतिन ने ये धमकी दी है कि अगर यूएसए ईरान और इज़राइल के वॉर में कूदा, डायरेक्टली अगर यूएस का इन्वॉल्वमेंट रहा, तो फिर रशिया भी इस वॉर में कूद जाएगा और पॉसिबिलिटी है कि चाइना की बैकिंग से ये वॉर काफ़ी लंबा खिंच जाएगा। इस बीच ईरान ने भी ये चीज़ क्लेम करी है कि हाँ, इसके पास काफ़ी बड़े सारे हाइपरसोनिक हथियारों का ज़ख़ीरा है और ये 3.5 साल तक ये वॉर लड़ सकते हैं और ये काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी बड़ी और एक बोल्ड स्टेटमेंट है। पॉसिबिलिटी ये है कि ईरान और इज़राइल भी काफ़ी या फिर कुछ समय से इस बात की प्रिपरेशन कर रहे थे कि हाँ, एक लॉन्ग टर्म वॉर हमारे बीच में हो सकती है, तो दोनों इस बात के लिए प्रिपेयर्ड है। फिलहाल अपडेट ये भी कुछ निकल के आ रही है कि वापस से गाज़ा के अंदर जो बॉम्बिंग है हमास के ऊपर, वो इज़राइल ने कंटिन्यू कर दी है। 144 लोग लास्ट 24 आवर्स में मारे जा चुके हैं गाज़ा के अंदर। अब देखिए, अब एक कहीं न कहीं हम देखते हैं कि फुल फ्लेज वॉर जो है, उसका सिनेरियो स्टार्ट हो चुका है। अब इस वजह से ट्रंप जो है, ट्रंप ने भी अगर सीज़ फायर पर बात करने की कोशिश करी या फिर कह सकते हैं कि पहले करी थी, अब इसके लिए भी टू लेट हो चुका है। यानी कि नेगोशिएशन काफ़ी, कहीं न कहीं कह सकते हैं कि उस लाइन को ईरान और इज़राइल क्रॉस कर चुके हैं जहाँ पर नेगोशिएशंस पॉसिबल हो। अब एक बड़ा इसके अंदर से सवाल आता है कि क्या यूएसए ईरान की खुले तौर पर मदद करे या फिर इजराइल की खुले तौर पर मदद करेगा ईरान के अगेंस्ट। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो अगर जियोग्राफी के मामले में अगर हम बात करें अगर ईरान और इजराइल की, तो दो बातें इसके अंदर सामने आती है कि ये जो एरिया है ये काफ़ी क्रिटिकल एरिया है। 70% ऑयल सप्लाईज जो है वो इस एरिया से होते हुए जाती है। अब इसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है यूरोप को, बिकॉज यूरोप की सारी ऑयल सप्लाईज लगभग, अगर हम थोड़े से नॉर्वेजियन या डेनमार्क वगैरह के यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ दें, और रशिया से गैस सप्लाई, ऑयल सप्लाई जो पहले आती थी, खैर अब तो बंद हो गई, वो अगर हम छोड़ दें, तो सारी ऑयल सप्लाई ये जो 3-4 देश है, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, बहरीन, ये जितने भी सब इधर के देश है, यहाँ से ऑयल सप्लाई जाती है। उसका सबसे बड़ा क्रेज़ ये है कि सीधी कोई कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ पर, यानी कि सी राउट के थ्रू ही यहाँ पर ऑयल को ले जाना पड़ता है। अब 2 मेन सी राउट से, सबसे पहला सी राउट से अगर सऊदी अरेबिया यूरोप के अंदर पहुँचाना चाहता है, तो वो रेड सी से पहुँचा सकता है। लेकिन यहाँ पर इसे कहीं न कहीं देखते हैं हम कि शिप्स को गल्फ ऑफ एडन से ही जब ये रेड सी के अंदर जाते हैं, तो ये जो है, ये जो स्ट्रेट है, यहाँ पर हूतीज़ का कहीं न कहीं कब्ज़ा है, तो इनके ऑयल शिपमेंट्स को वो हॉल्ट कर सकते हैं। दूसरा जो एक मेन एरिया है, वो है यहाँ से होते हुए जाना। यानी कि मेनली जो भी गैस फील्ड्स है, ऑयल फील्ड्स है, और जो मेनली ऑयल जाता है, वो ये जो स्ट्रेट ऑफ हर्मूज़ है, यहाँ से होता हुआ जाता है। तो ज्योग्राफी के मामले में कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि मिडल ईस्ट काफ़ी क्रूशियल एरिया माना जाता है। बिकॉज़ रिसोर्सेज़ से ज़्यादा मेनली रिसोर्सेज़ जिसके अंदर ऑयल आता है, और ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन भी दुनिया का लगभग इसी एरिया से होता है। स्पेशली मिडिल ईस्ट के अंदर मेन एक कनाल है जिसे स्विस कनाल कहा जाता है यहाँ पर। तो देखिए, ये जो ज्योग्राफी के मामले में एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर बड़ा देश जैसे कि यूएसए ईरान जितने बड़े देश के अगेंस्ट जाता है, तो ये काफ़ी एक बड़ा रिस्की स्टेप माना जाएगा, बिकॉज़ इतना रिस्क अमेरिका खुद के माथे नहीं ले सकता। देखिए, वॉर जीतना नहीं जीतना ये एक अलग पॉइंट हो जाता है, लेकिन बदनामी के मामले में कि ईरान पर इतना बड़ा अटैक अगर यूएस कर देता है, तो काफ़ी, कहीं न कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ी बात हो जाएगी यहाँ पर, और कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा एस्केलेशन या फिर सिचुएशन जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, और ईरान या फिर कह सकते हैं कि दूसरे जो देश होते हैं जैसे कि रशिया, चाइना और यूएसए की भी सिचुएशन कंट्रोल में ना रहे, इस बात की पॉसिबिलिटी है। अब एक तरफ इज़राइल है, इज़राइल जो है कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि यूएस इसको अपनी 51th स्टेट मानता है अनऑफ़िशियली। क्योंकि बिहेवियर ही कहीं न कहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा दिखाया जाता है इज़राइल के प्रति। इज़राइल जो है, इज़राइल कहीं न कहीं स्टार्टिंग से ही जब से ये बना, इसको यूएसए का साथ मिला। यूएसए और इंग्लैंड, ये जो 2 कंट्रीज़ है, इन्होंने खुलकर इज़राइल का समर्थन किया, इनकी एक्जिस्टेंस को माना, प्लस जितने भी वॉर्स हुई, यूएसए ने इनका साथ दिया। वहीं ईरान है, ईरान स्टार्टिंग में यूएस का अलाई था। आप एक चीज़ ये नोटिस करोगे ईरान के केस में कि इनके अभी भी जो वर्किंग एयरक्राफ्ट्स हैं, ये F-14 वगैरह ये सब यूज़ करते हैं, जो कि यूएसए मेड है। अब ये इतने टाइम के हैं
कि जब ईरान में खुमेनाई का या फिर कह सकते हैं कि जो इस्लामिक रिजीम अभी है उसका राज था, जब ईरान पर्शिया था, उस समय के जो फाइटर जेट्स थे वो कहीं ना कहीं ईरान के पास अभी भी है और अभी भी ऑपरेशनल थे इनके पास में। तो उस समय का यूएसए का एलाई आज की डेट में जो है वो पूरा एक एडवर्सरी बन गया है यूएस का। और इसराइल जब से बना है और ईरान जो है इस्लामिक रिजीम के बाद इसराइल की पूरी एग्जिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं ईरान की वजह से इसराइल ये मानता है कि खतरे में आ गई है। तो यूएस जो है वो मिडिल ईस्ट में अगर इसराइल को खो देता है तो वो पूरा उसका जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये जितने भी सब मिलिट्री बेसिस है ये कहीं ना कहीं इन देशों के रहमो करम पर चल रहे हैं। अगर इन देशों ने मना कर दिया कि नहीं अब तुम्हारे मिलिट्री बेसिस हटाओ, तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाती है यूएस के साथ में कि वो अपने मिलिट्री बेसिस को प्रॉपरली फिर रन नहीं कर पाएंगे और वो उठाना उन्हें पड़ेगा उस देश से, क्योंकि अगर लोकल सपोर्ट नहीं रहता जब तक कोई भी प्रॉपर्टी हो, एम्बेसी हो या फिर मिलिट्री बेस हो, वो चल नहीं सकता। ठीक है। सो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखते हैं कि ईरान जो है वो अ, रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट के अंदर ये भी बनाए हुए हैं। स्टार्टिंग से हम देखते हैं सोवियत यूनियन के ज़माने से कि ईरान जब से बना तब से वो सोवियत्स का कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शुक्रगुजार रहा है। सोवियत्स का एक बहुत बड़ा रोल था ईरान की रिजीम को तख्ता पलट करने में, इंक्लूडिंग चाइना ने भी कहीं ना कहीं हेल्प करी है। अभी भी चाइना जो है वो हेल्प कर रहा है। तो ये जो दो देश लड़ रहे हैं इनके थ्रू ये जो तीन पावर्स हैं जिसमें रशिया, चाइना, नेटो, ये सारे जितने भी सब हैं ये कहीं ना कहीं अपना खेल मिडिल ईस्ट के अंदर इस तरीके से खेल रहे हैं कि इनकी पावर बनी रहे। ईरान के थ्रू रशिया चाइना की, और फ्रांस या फिर कह सकते हैं नेटो के थ्रू, सॉरी इसराइल के थ्रू नेटो की। अब अगर दोनों में से कोई भी गिरता है या तो इसराइल गिरता है, देखिए इसराइल गिरेगा नहीं बिकॉज ईरान जो है वो सीज फायर चाहता है। ईरान का ये कहना है कि हमारा जो काम था, हमारे को हमें हमें जितना अटैक करना था वो हम कर चुके हैं, अब इसराइल जो है वो अपने अटैक्स रोक दे। ठीक है। इसराइल का ये कहना है कि अब ये ऑल आउट वॉर है, अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक ऑल आउट वॉर की ही सिचुएशन ये बन रही है। अब ईरान जो है वो अपनी मेजर गैस फील्ड्स इस वॉर के अंदर खो चुका है, और इसराइल जो है वो कहीं ना कहीं ये जानता है कि ये जितनी भी गैस फील्ड्स थी वो ईरान की इकोनॉमिक बैकबोन थी। तो इसराइल का कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस वॉर के अंदर पलड़ा भारी है। तो एक बात ये क्लियर हो जाती है कि इसराइल और ईरान ये दोनों एक बहुत बड़ी मिडल ईस्ट की पावर है, और ग्लोबल इकोनॉमी पे अगर ये दोनों देश लड़ते हैं और मेन ट्रेडिंग राउट्स पर हमला होता है तो ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर आ सकता है। अब बात रही रशिया की डायरेक्ट कूदने की, तो देखिए रशिया अभी यूक्रेन वॉर से थका हारा है, या फिर कह सकते हैं कि जो ऑन गोइंग वॉर है यहाँ पर वो बहुत बिजी है। लगभग 5 लाख इनके सोल्जर्स जो है वो अभी मारे जा चुके हैं। खैर रशिया के पास अच्छा रिजर्व भी है सोल्जर का, प्लस इनके पास वेपनरी भी है। अब वो ईरान के अंदर इस वॉर के साथ, ईरान के साथ इस वॉर के अंदर अगर डायरेक्टली कूदता है तो आई थिंक कि ये एक देखने वाली बात होगी, बिकॉज इट्स नॉट कह सकते हैं कि एक गुड डिसीजन। आप थ्रेट अगर रशिया से भी ये थ्रेट कर रहा है कि इसे वो एक थ्रेट दे रहा है तो वो एक बात अलग हो जाती है। ओके। तो अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू सो मच।